आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। इससे पहले भी हमने इस फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग पे कुछ वीडियोस बनाए हैं और उस पर चर्चा भी हुई है, उससे संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा हुई है। लेकिन आज जो है वो विषय थोड़ा अलग है, वो है शिक्षण सहायक सामग्री और शैक्षिक वातावरण एवं संस्थाएं। यहाँ भी हम आज प्रश्नों पर चर्चा ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं और थोड़ा इजी हो जाएगा आपको प्रश्नों पर चर्चा करने में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप वो वीडियो भी देखें और कोशिश करिए कि वो वीडियो पहले देखिए। ठीक है, तो आज जो प्रश्न है वो भी सारे यूजीसी नेट से संबंधित हैं और आ चुके हैं जो प्रश्न, मैं उसी पर चर्चा करूँगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी प्रश्न हमेशा मैं कहता हूं, तो आप लोगों का कमेंट आता है कि आप मतलब हम लोगों को हल करने का टाइम मिलना चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए हर प्रश्न पर और आसानी से आप पहले प्रश्न हल कर लिया करिए, उसके बाद हम तो चर्चा करते रहेंगे हर प्रश्न पर। ठीक है, तो जैसे ये प्रश्न है आप अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि क्या पूछा जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? देखिए, यहाँ बात हो रही है लर्निंग मटेरियल की, यानी कि टीएलएम की बात। तो अगर आप सहायक सामग्रियों के बारे में पूरी बात जानना चाहते हैं तो वही बात मैं फिर से कहूँगा कि एक आप जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए यहाँ भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अगर यहाँ प्रक्षेपित साधन मतलब प्रोजेक्टेड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टीएलएम होता है मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, कितने टाइप का होता है? ये होता है 3 टाइप का। ठीक है, एक तो होता है वीडियो वाला, एक होता है ऑडियो वाला और एक होता है वीडियो ऑडियो दोनों। ठीक है, तो वीडियो का मतलब ये नहीं कि आप वीडियो देखेंगे, यहाँ पे विजुअल की बात हो रही है। विजुअल का मतलब जो चीज देखी जा सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। तीसरी बात ऑडियो मतलब जो चीज सुनी जा सकती है, सिर्फ वही बातें। और वीडियो ऑडियो मतलब जो दोनों चीजें, जैसे आप टेलीविजन देखते हैं वो चीज में आती है। अब बात आती है प्रोजेक्टेड इंस्ट्रूमेंट की। प्रोजेक्टेड इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनको एक जगह से मान लीजिए कोई मशीन रख ली जाए और कोई आपके पास छोटी सी चीज है या कोई छोटा सा फोटो है, उसको आप दिखाना चाहते हैं बच्चों को। तो मान लीजिए आपकी क्लास में काफी लोग हैं, 40 बच्चे भी हैं, तो भी एक छोटी सी फोटो को आप बहुत बड़े रूप में नहीं दिखा सकते। तो जब आपके पास प्रोजेक्टर होगा तो आप किसी बड़े पर्दे पर या वॉल पर एक बड़ी सी पिक्चर दिखा सकते हैं। ठीक, अब वो जो पिक्चर आप वो देखेगा वो प्रक्षेपित यानी प्रक्षेपण के माध्यम से देखेगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से देखेगा। तो प्रोजेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि किसी छोटी चीज को बड़े रूप में दिखाना, है ना। तो वही प्रक्षेपित साधनों की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो 4 ऑप्शन है, मैंने प्रोजेक्टर पे कोई वीडियो तो नहीं बनाया है, लेकिन उम्मीद करूंगा जल्दी ही हम प्रोजेक्टर पे भी एक वीडियो लाएं जिसमें सारे प्रोजेक्टर की बात हो। फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन है: ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एपिडाइस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर। 2 के आगे तो प्रोजेक्टर लिखा हुआ है, तो आपका सीधे हो जाएगा कि ये पूछ रहा है कौन सा प्रोजेक्टर वाला साधन नहीं है। तो ये भी प्रोजेक्टर है तो ये भी कट जाएगा, जो स्लाइड प्रोजेक्टर है ये भी कट जाएगा। बचेंगे 2 जिसमें एपिडाइस्कोप भी एक प्रकार का प्रोजेक्टर ही होता है, इसलिए ये भी कट जाएगा। और ब्लैक बोर्ड किसी टाइप का प्रोजेक्टर नहीं होता है, इस पे किसी छोटी फोटो या कुछ छोटी चीज आपके पास हो उसको बड़े रूप में नहीं दिखाया जा सकता। ये तो खुद एक ऐसी चीज है जिसपे चॉक की मदद से लिखा जाता है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी। ओके, आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? मतलब इफेक्टिव टीचिंग एड्स की बात ही पूछ रहा है। टीचिंग एड्स या टीचिंग मटेरियल एक ही बात होती है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। टीचिंग एड्स हो चाहे टीचिंग मटेरियल हो। तो प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वो है जो रंग बिरंगी, देखने में अच्छी लगती हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सभी छात्रों को दिखाई देती हो या बनाने या प्रयोग में आसान हो। लगभग चारों बातें सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट बताना है कि जो वाकई में एक प्रशिक्षण सहायक सामग्री, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। भाई रंग बिरंगी देखने में अच्छी लगेगी तो लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये जो चीज है इसको समझना चाहिए क्या है ना।
किसी भी आप बच्चों को कभी कोई चीज़ ला के दिखाइए, नॉर्मली आप चार्ट लाएंगे तो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। जब कोई मॉडल दिखाते हैं आप कि हाँ भाई ये मॉडल है, ये ताजमहल का मॉडल है या एक ग्लोब है, तो उनको लगता है कि हाँ यार ये तो नई चीज़ है, इसको समझना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट आता है। इसीलिए यहाँ पर भी ए सही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि हमारे 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन देखना है। और यूजीसी नेट का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि ऑप्शन तो आपको चारों सही मिलेंगे, लेकिन आपको बेस्ट बताना होता है कि कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है। यही इस तरीके का जो आजकल पेपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है कि आपको बताना सही है, क्योंकि बेस्ट बताना है। वैसे क्या होता था, 3 ऑप्शन गलत हैं और चौथा सही है, लेकिन यहाँ पर लगभग सब सही होते हैं। तो प्रभावी शिक्षण की बात कर रहा है, भाई कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, तो आपका बी सही हो जाएगा, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने वाला। मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं 1-2 को छोड़ दीजिए, कुछ माफ कीजिएगा, यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है, इंद्रियों की बात नहीं हो रही है। ज्ञानेंद्रियां मतलब जो भी आप सोचते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं या कॉग्निटिव लेवल पे सोचते हैं, ये सारी चीजें ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं। जो भी आपके बुद्धि स्तर पर आप सोच सकते हैं, तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने की बात हो रही है। और शिक्षण सहायक सामग्री वही अच्छी है जो ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करती हो, और आपका बी सही हो जाएगा। एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नांकित में से किसके विकास में मदद करता है। श्रव्य भाषिक शब्द को थोड़ा सा पकड़ लीजिए, बाकी शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में आप समझ ही चुके हैं। तो ये 2 वर्ड पकड़ने हैं और आपको बताना है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है, ऑडियो लिंग्वल, और भाषिक का मतलब भाषा। तो भाषा को सुनने वाले जो मटेरियल होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, ये पूछ रहा है प्रश्न। हिंदी में तो जो क्वेश्चन लिखा है तो बड़ा कठिन है, 3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा, लेकिन अपनी सोचने वाली समझ जो शक्ति है आपके पास, उसमें उसको कन्फिगर करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को। और इसके लिए आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी पढ़ के थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक ठाक है तो इससे हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल, दूसरा है श्रव्य और भाषण कौशल, तीसरा है पठन और लेखन कौशल, और चौथा है शब्दावली और व्याकरण। तो मैं आपको बता दूं, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग से क्या लेना देना। स्पेलिंग जो है वो लिखने के काम आ रही है, और जब आप कुछ बोल रहे हैं और भाषण चल रहा है, भाषण का मतलब जो आपको कोई लंबा चौड़ा लेक्चर देना है, तो उसमें स्पेलिंग जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितना आपका वर्ड इम्पोर्टेंट होता है जो कि आप बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। श्रवण और भाषण कौशल, तो ये तो बिल्कुल सही है, इस पर फिट बैठता है, क्योंकि सुनना और भाषण कौशल ही इस सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और पठन और लेखन कौशल, तो लेखन कौशल इसमें नहीं है, इसलिए भी कट जाएगा। शब्दावली और व्याकरण की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन भाषण कौशल ऑलरेडी बी में लिखा हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, तो ये भी कट जाएगा और बी आपका सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, और ये कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए, इसमें एक जो शब्द आ रहा है सहायक शिक्षण सहायक सामग्री के पहले, अतुल्यकालिक, इसका इंग्लिश में मतलब होता है सिंक्रोनियस। अब इंग्लिश में इसका मतलब आपको पता है या हिंदी में पता है, मैं अपनी भाषा में इसको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कहने का आशय ये कि एक ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जो कि परमानेंट आपके लिए अवेलेबल हो। परमानेंट का मतलब, एक चीज़ मान लीजिए बुक है और बुक आपके पास रखी है, ऐसा तो नहीं है 1 घंटे के लिए अवेलेबल है फिर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। या कोई आपके पास कोई मॉडल हो, कोई चार्ट रखा हो जिसमें कुछ हो, या कोई फोटोज़ हों जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास हमेशा रहेंगी। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये हैं मात्र 6, और ये 6 के 6 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इंटरनेट से संबंधित है। अब इंटरनेट में ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो परमानेंट
अवेलेबल रहे, और कुछ ऐसी भी होंगी जो थोड़ी देर के लिए अवेलेबल होती हैं। चलिए, हो सकता है आप थोड़ा बहुत जानते हो इनके बारे में, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है नंबर 1 पर स्काइपे की। ठीक है, स्काइप कहते हैं, कहीं पे स्काइपे कहते हैं, अब अलग अलग नाम है, अपने अपने स्टाइल में लोग बोलते हैं। स्काइप का क्या काम होता है? इसका काम होता है वीडियो चैटिंग करने का, जो इस समय व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पहले स्काइप जो है ज़्यादा फेमस था इस सब काम करने के लिए। इसमें क्या करते थे, आप लोग 4-5 लोग जुड़ भी सकते थे। तो अगर आपको मान लीजिए कोई मीटिंग करनी है या कोई क्लास लेनी है, तो वो भी इसमें संभव था, आज भी है। मतलब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ था, वो आज भी है। ऐसे ही जो दूसरी चीज़ होती है ब्लॉग, ब्लॉग में क्या होता है कि जैसे कुछ लोग अपनी आईडी या अपने विचार प्रस्तुत करते हैं इंटरनेट पर, वे अपना ब्लॉग बना लेते हैं। ठीक, या तो वो ब्लॉग किसी पेज में होता है, किसी फेमस वेबसाइट में, या खुद वेबसाइट होती है ब्लॉग के रूप में, तो उसमें वो चीज़ें लिखी होती हैं। तो मान लीजिए किसी ने एजुकेशनल कंटेंट डाला है, तो वो परमानेंट हो जाता है। लेकिन स्काइप जो चल रहा था वो परमानेंट नहीं था, क्योंकि आपने जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वो उसके बाद आपके पास अवेलेबल नहीं रह जाएगी। वो बात अलग है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, लेकिन फिलहाल वो उतनी देर के लिए ही वैल्यूएबल है जितनी देर आप उस पर बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं फेसबुक पोस्ट की। फेसबुक पोस्ट जो है वो भी एक प्रकार की ऐसी पोस्ट है भाई, मान लीजिए आपने 1 घंटे पहले देखी थी, तो 1 घंटे बाद भी आपको अवेलेबल रहेगी। अगर कोई हटा ही दे तो बात अलग है, लेकिन वो अवेलेबल रहेगी। ऑनलाइन चैट, अब ऑनलाइन चैट भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हुआ कि ऑनलाइन चैट तो ऐसी चीज़ होती है जो बाद में ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन ऑनलाइन चैट का जो वैल्यू है वो मौके पर ही है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो मौके पर ही इम्पोर्टेंट है, बाद में आप उस चीज़ को व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। ईमेल, ईमेल आपके लिए परमानेंट पड़ा हुआ है और आप उसको कभी भी खोल सकते हैं और कभी भी आप उसके बारे में पूरा नॉलेज ले सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार से सही हो जाएगा। और गूगल हैंगआउट कहीं ना कहीं ये स्काइप के टाइप में ही काम करता है। और पहले तो लोग, जो आपने देखा होगा ना, लाइव क्लास आप लोग कभी कहीं पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ, तो जो लाइव क्लास का मॉड्यूल था पहले हैंगआउट पर होता था, लोग जो टीचर पढ़ाते थे वो इसी पे होता था। अब इधर तो हैंगआउट दिख नहीं रहा मुझे, तो ये भी एक ऐप था जो इसमें हेल्प करता। तो जो लाइव क्लास है वो भी ऐसे ये माना जाएगा कि भाई जो टीचर से आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपका रिप्लाई दे रहा है, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें थी। तो ये भी कहीं ना कहीं मौके की बात मानी जा रही है, इसलिए बाद में वो चीज़ नहीं इतनी अच्छी मानी जाएगी। मौके की बात, अब आप कहोगे कि लाइव क्लास तो सेव हो जाती है, बाद में भी पढ़ लो, वो चीज़ अलग है, लेकिन आप मौके पे जो फ़ायदा उठा रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, वो चीज़ बाद में अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर सही कौन कौन से हो जाते हैं? 2, 3 और 5। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और 2, 3, 5 ये है डी में, तो डी आपका आंसर सही हो जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो लर्निंग मटेरियल का यूज क्यों करते हैं? बहुत सरल सा प्रश्न है। शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षण करने के लिए, या विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। तो अब यहाँ भी आ जाइए, वही आपको दिमाग लगाना है कि सब सही है लेकिन बेस्ट क्या अच्छा है। तो इसको तो काट दीजिए, सतर्क करने वाला कोई चक्कर नहीं है, अलर्ट करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको इन तीनों में से देखना है कौन सही है। शिक्षण कार्य को मनोरंजन बनाने के लिए भाई हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, और विद्यार्थियों की समझ सीमा में पढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान आकर्षण करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन अब बेस्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर होगा समझ की सीमा। मतलब अगर आप कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, कोई चार्ट यूज कर रहे हैं, या प्रोजेक्टर से कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों को वो चीज समझ में आ जाए जो चीज आप पढ़ा रहे हैं। मनोरंजक बनाना उद्देश्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य मनोरंजक बनाना नहीं है। आप किसी चीज को इतना एंटरटेनिंग कर देंगे कि पता चला एंटरटेन आगे निकल गया और जो चीज पढ़ा रहे थे वो पीछे निकल गई। ध्यान आकर्षण करना भी सही है। मान लीजिए आप बोलते जा रहे हैं तो इससे बोरिंगनेस आती है बच्चों में, तो ये भी सही है, लेकिन
ध्यान आकर्षण करने के बाद आपका उद्देश्य क्या है, उस चीज को समझ की सीमा में पढ़ाना। इसलिए बी यहाँ पर करेक्ट है, सही है। किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? बहुत अच्छी शब्द लिखे हैं, नीचे चलो अंग्रेजी में पढ़ लो। Which teaching aids are their skill in reading, listening and pronunciation? तो यहाँ लिखने की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पढ़ने की, सुनने की और बोलने की। पढ़ना, बोलना और सुनना, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑडियो एड्स की बात हो रही है। मतलब जो हमने बताया था सुनने वाले जो मटेरियल होते हैं उससे संबंधित। चलिए देखते हैं आंसर ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री या सिद्धांत शिक्षण सहायक। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होगी, है ना। साफ साफ लिखा है श्रव्य और इंग्लिश में लिखा है ऑडियो लिंग्विस्टिक, और कोई भी बेस नहीं मिल रहा है सेंसर का, इसलिए ए बहुत आसानी से सही हो जाएगा। ठीक है। कक्षागत अंतःक्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? कक्षागत अंतःक्रियाएं, क्लासरूम इंटरेक्शन की बात हो रही है। जो क्लासरूम में आपसी इंटरेक्शन है ये कैसे होगा? अब आपसी इंटरेक्शन का मतलब क्या? बच्चे शोर मचा रहे हैं ये नहीं, वो इंटरेक्शन जो टीचर और बच्चों के बीच में जो एक शिक्षण कार्य का जो एक बना हुआ अंतःक्रिया बनी हुई है वो कैसे जुड़ेगी? छात्र प्रतिबद्धता के कारण, शिक्षक केंद्रित वातावरण के कारण, संगठनात्मक पर्यवेक्षण के कारण या अवांछित हस्तक्षेप। डी तो अपने आप गलत हो जाएगा। तीन में से आपको सोचना है क्योंकि ये तीनों लगभग सही हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट क्या हो सकता है? शिक्षक केंद्रित वातावरण भी अपने आप में गलत है, क्योंकि अगर शिक्षक केंद्रित वातावरण हो जाएगा तो आपने पढ़ा है कि शिक्षक केंद्रित वातावरण में जो कुछ होता है वो शिक्षक होता है, छात्रों का कोई रोल नहीं होता है। अब संगठनात्मक पर्यवेक्षण की कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर कि भाई जो चीज पहले से बनी हुई है वही काम होगा, नहीं। यहाँ पर छात्रों की प्रतिबद्धता बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है जो छात्र अगर प्रतिबद्ध हैं किसी कार्य को करने के लिए तो ही अंतःक्रियाएं मुख्य रूप से संभव हो पाएंगी, और आपका आंसर सही हो जाता है ए। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और शिक्षण प्रभावकारिता को बहुत चीजें प्रभावित कर सकती हैं। पहले ऑप्शन में चलते हैं। देश की सामाजिक व्यवस्था, समाज की आर्थिक स्थिति, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था या शैक्षणिक व्यवस्था से। लीजिए जो ऑप्शन दिए ना, प्रश्न तो मुझे भी कठिन लगा कि वाकई में कौन होगा पता नहीं, लेकिन जैसे ही ऑप्शन देखे तो मुझे तो पूरा आंसर साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे तो समाज की आर्थिक स्थिति से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कि असर नहीं डालेगा, असर सब कुछ चारों सही है इसमें, फिर बता दूं आपको चारों सही है। और विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक शक्तिशाली कारक पूछ रहा है। मान लीजिए राजनीतिक व्यवस्था इतनी खराब है कि वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि लोग व्यवस्थित रूप से पढ़ पाए, तो क्या है, खराब हो जाएगा। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि लोग रोटी के लिए परेशान हैं, आगे तो सोच ही नहीं रहे, अपने आप खराब हो जाएगा। देश की सामाजिक व्यवस्था ही इतनी खराब है कि जो उपद्रवी लोग हैं वो हर समय समाज की व्यवस्था को बिगाड़ा करते हैं, अपने आप खराब हो जाएगा। लेकिन अगर शैक्षणिक व्यवस्था खराब है तो ये तीन कितने भी अच्छे हों, पढ़ाई कभी अच्छी नहीं हो सकती आपकी। इसीलिए डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगला प्रश्न है, एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित है। रेखा चित्र का मतलब एक फोटो है बहुत बड़ा, और मतलब एक चार्ट है, या समझ लीजिए एक बहुत बड़ा बुक है जिसमें 1000 शब्द लिखे हुए हैं। अब इसमें कैसे शिक्षक को पढ़ाना होगा कि इतनी बड़ी फोटो है, इसमें 1000 शब्दों का कोई लेख लिखा हुआ है, किसी दीवार पर लिखा, तो कैसे समझाया जाए? पढ़ाते समय रेखा चित्रों का प्रयोग होगा, कक्षा में अधिक से अधिक बोलना पड़ेगा, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, या कक्षा में अधिक नहीं बोलना चाहिए। अब एक रेखा चित्र में 1000 शब्द हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चार्ट भी है और हम उसको दिखाना चाहते हैं तो क्यों ना प्रोजेक्टर का प्रयोग करें, और वो जो 1000 शब्द हैं
उनको हम मुख्य मुख्य जो चीजें हैं उससे समझाएं, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली जो रेखा चित्र है या जो भी ये हमारे सामने ड्राइंग बनी हुई है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रभावशाली कक्षा कक्ष में वातावरण का मूल तत्व क्या है? ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है और आज का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। वैसे मैं उसका उत्तर आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा जल्द ही, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा। तो इतना सरल प्रश्न है, तो मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर खुद बताएं और ताकि लगे आपको कि आपने भी मेहनत की है। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि हम आपसे प्रश्नों में चर्चा भी कर सकें और जो भी आगे के मॉड्यूल हैं उस पर भी चर्चा कर सकें। ठीक है, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।